ओके, सो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग यूनिट मेजरमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड डायमेंशन एनालिसिस को उसका 3 पार्ट जो 3 मेजर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को भी इसी सीरीज में फॉलोइंग लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल टर्म है फिजिक्स को समझने के लिए वो है फिजिकल क्वांटिटीज। थ्रू आउट आप 11th-12th में कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई तरह की क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। क्वांटिटीज किस तरह की? कोई भी ऐसी क्वांटिटी, इट डजंट मैटर कि वो थर्मोडायनेमिक्स में बिलोंग करे, क्लासिकल मैकेनिक्स में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हो, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में हो, एनी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकें और जिसकी मदद से लॉज ऑफ फिजिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकें, उनको सिंपली हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम लोग बात करेंगे तो इनमें 2 कैटेगरी निकल के आएगी। ये फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी होगी उसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज and second one will be called derived quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी को सिंपली अगर हम लोग कहें तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट है किसी अदर क्वांटिटीज से, कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। सो ये बेसिकली किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर इनका कुछ एग्जांपल की हम लोग बात करें तो ये मास हो गया, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इस तरीके के कुछ और अदर एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारी बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये किसी अदर के टर्म में हम लोग इनको एक्सप्रेस नहीं करते। डिराइव क्वांटिटी वो है जो कि डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट एंड यू कैन से डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज और यू कैन से अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ये अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होके निकाली जा सकती हैं। अगर लाइक इसका एग्जांपल हम लोग बात करें, वेलोसिटी को ले लें या स्पीड को ले लें, वेलोसिटी स्पीड को ही ले लें, तो अगर हम लोग स्पीड को कंसिडर करेंगे तो वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। नाउ डिस्टेंस हमारी लेंथ है, तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और उन दोनों के रेशियो से डिराइव होकर स्पीड निकली है। सो ये एक तरीके की हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी या जिनको हम लोग कह सकते हैं बेस और बेसिक क्वांटिटीज वी कैन से, ये मेनली हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटीज की अगर हम लोग बात करें तो 7 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमें मिलेंगी जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 7 और 2 अगर रफली बात करें तो टोटल 9 हमें फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज मिलेंगी। और इसमें से भी अगर हम लोग सिर्फ 3 या 4 की बात करें तो उससे हमारा 11th का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा, मैकेनिक्स पूरा कवर हो जाएगा, थर्मो कवर हो जाएगा। बाकी अदर जो क्वांटिटीज करंट वगैरह है वो 12th के सिलेबस में मिलती है। नाउ डेराइव क्वांटिटी की लिस्ट बहुत लंबी है। हम लोग जितने भी फॉर्मूले, टॉर्क है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, और भी जितनी भी अदर तरह की क्वांटिटी, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, एप्सिलॉन नॉट है, या कोई भी किसी भी तरह की परमिटिविटी, परमिबिलिटी, जितनी भी तरह की क्वांटिटीज हमें निकल के आएंगी वो चाहे किसी भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हो, अगर वो इन 7 या 2 9 में के बाहर है तो वो जनरली एक डेराइव्ड क्वांटिटी, इन्हीं की मदद से कहीं ना कहीं वो डेराइव की जा सकती है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके बाद मेजरमेंट प्रोसेस की। मेजरमेंट प्रोसेस, तो जनरली अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वहां पे 2 टर्म हम आता है। कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम लोग उस क्वांटिटी को मान लें Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 चीज वहां पे मैटर करती है उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। पहली चीज ये है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या है, और दूसरी चीज की उसकी यूनिट क्या है और यूनिट की साइज क्या है, और यू कैन से साइज ऑफ यूनिट। जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की या लेंथ की हम लोग बात करें तो सेंटीमीटर भी एक साइज है जो कि छोटी होती है एज कम्पेयर टू मीटर। मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ा होता है, उससे बड़ा किलोमीटर होता है। इस तरीके की ये सारी जो है ये सारी साइज ऑफ यूनिट है, ओके। और फिर उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इनमें अलग अलग क्वांटिटीज की साइज और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ रिलेशन होता है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो जनरली कोई भी क्वांटिटी अगर हो तो उसकी 2 चीज जरूर होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक साइज ऑफ यूनिट होगी, ओके।
यूनिट क्या है? ये वो पार्ट है हमारी क्वांटिटी का या डिस्क्रिप्शन का थ्रू विच क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है, मीटर है, व्हाटएवर. सो इन विच वी कैन से इन विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड. हमारी क्वांटिटी जो मेजर हो रही है वो एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर होगी और जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमारा उसका कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और फैक्टर बताएगा. फैक्टर मतलब कितने टाइम्स किया. फॉर एग्जांपल अगर 100 सेंटीमीटर है तो वो 1 सेंटीमीटर का 100 टाइम है. 1 मीटर है तो वो 1 मीटर का 1 टाइम है, या 2 मीटर है तो 2 टाइम है. तो वो कितने फैक्टर टाइम्स हमारी यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें वो बताएगी. तो एक सिंपल सा अगर हम इसका एग्जांपल लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 सेंटीमीटर है. ओके, और यू कैन से हमारे पास 5 मीटर है. तो इन केसेस में हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 500 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे 5 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और जो सेंटीमीटर है या मीटर है ये दोनों यूनिट है. एंड एक्चुअली ये दोनों को अगर हम लोग फिजिकली बात करें तो 500 सेंटीमीटर और 5 मीटर दोनों इक्वल होते हैं. तो हम लोग अलग अलग यूनिट के हिसाब से अगर हम यूनिट बदलेंगे तो करस्पॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द साइज उसकी जो करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड होगा वो भी चेंज हो जाएगा. ये दोनों चीज तो बराबर हैं, मगर मैंने यूनिट को बदला तो जो आगे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी चेंज हो गया. और ये किस तरीके से चेंज होगा तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लें. उसका एक सिंपल सा हम लोग एक रूल लिख सकते हैं कि अगर मान लें न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम लोग ने n1 एंड n2 कह दिया, ये है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 एंड u2 उनके करस्पॉन्डिंग हमने करस्पॉन्डिंग यूनिट उसकी मान लिया. यानी कि अगर n1 होगा तो u1 यूनिट है और अगर n2 होगा तो u2. तो जिस तरीके से ऊपर हमने एग्जांपल में 500 सेंटीमीटर को 5 मीटर कहा, तो 500 को अगर मैं n1 कह रहा हूं और सेंटीमीटर को मैं u1 कह रहा हूं, तो 5 हमारा n2 हो जाएगा और m मीटर जो है हमारा वो u2 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग बहुत क्लियर एक चीज देख सकते हैं कि n1 और n2 में एंड u1 और u2 में कौन बड़ा है. n1 और n2 में हम देख सकते हैं कि n1 बड़ा है, n1 की वैल्यू हमारी 500 है और n2 की वैल्यू 5 है. और u1 और u2 में यूनिट में कौन बड़ा, u1 सेंटीमीटर है तो u1 छोटा है और ये बड़ा है. यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट छोटी होगी और यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा, वाइस वर्सा रिलेशन है. तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि n जो है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है. और यहीं से हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर पकड़ लें और उसकी अलग अलग यूनिट्स में उसको मेजर करें तो उनमें एक रिलेशन निकल के आएगा n1 u1 बराबर n2 u2. चाहे किसी भी यूनिट में उसको मेजर करो, वो अल्टीमेटली अगर फॉर एग्जांपल एक रॉड आपके पास है उसकी लेंथ आप मेजर कर रहे हो, वेदर यू आर मेजरिंग इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मे बी मीटर, वो वैल्यू निकल के सेम आएगी. उसकी यूनिट अलग होगी, उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, मगर जब दोनों यूनिट और मैग्नीट्यूड को कंबाइन करके देखेंगे तो रिजल्ट सभी में एक जैसा आएगा, उनका प्रोडक्ट सेम आएगा, n1 u1 n2 u2, या और भाई है तो n3 u3 एंड सो ऑन. तो इस तरीके का हमारा सिनेरियो इसमें बनेगा. अब कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे. कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं? होते तो बहुत हैं, हमारे काम के मेनली दो हैं, या तो सीजीएस में क्वेश्चन आते हैं या हमारे एमकेएस में आते हैं. तो सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट में पहला जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली उसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होता है. सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेसिकली अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट. मतलब जितनी भी हमारी फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से भी अगर मैकेनिक्स की बात करें तो लेंथ है, मास है और टाइम है, ये तीन का एक सेट बन जाएगा. मतलब हम लोग इस सेट को अगर देखें, एक सेट बना लें तो उसमें अगर हम लोग लेंथ को रखें, मास को रखें और टाइम को रखें, तो ये तीन का अगर हम सेट बना लें तो इसको इस पूरे कंप्लीट सेट को हम लोग कह सकते हैं कि इस सेट के करस्पॉन्डिंग ये मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा वो लेंथ को, मास को और टाइम को अपने अंदर रखेगा. मतलब उसमें एक लेंथ की यूनिट होगी, एक मास की यूनिट होगी, एक टाइम की. एक दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा उसमें लेंथ कोई और यूनिट में मेजर होगा, मास कोई और यूनिट में मेजर हो सकता है. सीजीएस जो है इसमें तुम्हारा सेंटीमीटर आएगा, मास हमारा ग्राम में आएगा एंड टाइम हमारा सेकेंड में आएगा. अगर हम लोग एफपीएस की बात करेंगे तो ये फुट में आएगा, डिस्टेंस पाउंड में आएगा हमारा मास एंड सेकंड में हमारा आएगा टाइम. और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमकेएस है, एमकेएस एंड सीजीएस एक्चुअली दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स हाईलाइट इट, दिस वन, एंड अब जो लिखने जा रहा हूं दिस वन.
इसके अंदर हमारा मीटर आएगा, देन किलोग्राम एंड सेकेंड, ये 3 क्वांटिटीज में निकल के आएगी। अब इन सबके भी ऊपर एक जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ओके। एसआई यूनिट का एक जो मीनिंग है फ्रेंच में, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका करस्पॉन्डिंग इंग्लिश में मीनिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिंपल। इसको 1960 में अडॉप्ट किया गया था और ये हमारी पूरी फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके साथ में जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसकी एक पूरी लिस्ट आपको दे देगा। और एसआई यूनिट सबसे ज्यादा हम लोग कलेक्टिवली यूज करते हैं। इनफैक्ट कोई भी तरीके का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जनरली हम लोग अनलेस एंड अनटिल उसमें मेंशन ना किया हो तो जनरली हम लोग एसआई यूनिट में ही आंसर देते हैं। तो एसआई यूनिट में अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज होंगी या फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और उसकी जो यूनिट होगी एंड उसका क्या सिंबल होगा, तो इसका हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं। पहली जो हमारी है वो है लेंथ, सेकेंड हमारा रहेगा मास, थर्ड में हमारा टाइम, फोर्थ वन विल बी टेम्परेचर, फिफ्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and seventh one will be quantity of matter। लेंथ की यूनिट हमारी एसआई में मीटर रहेगी, मास विल बी इन केजी और यू कैन से किलोग्राम, टाइम विल बी इन सेकेंड, टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, इसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट अदर यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की, मगर एसआई में केल्विन रहेगी। करंट की अगर हम लोग बात करें तो एम्पियर रहेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला एंड लास्ट वन विल बी क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज मोल। सिंबल्स इनके मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को हम लोग एस से लिखेंगे, केल्विन कैपिटल के रहेगा। यूनिट के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल के से जनरली लिखा जाता है, चाहे वो किसी का नाम भी हो जैसे एम्पियर, तो लेकिन सिंबल जब है तो वो कैपिटल लेटर हम लोग यूज करेंगे। कैंडेला का सीडी रहेगा एंड मोल के लिए एमओएल हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा ये तो बेसिक क्वांटिटी, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिनके बारे में ऊपर हमने मेंशन किया था तो उसको भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री है तो ये एसआई यूनिट ही, तो दो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट हमारी जो निकल के आएगी उसमें पहली रहेगी हमारी प्लेन एंगल। एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। ये हम लोग ध्यान भी रख सकते हैं कि कोई भी एंगल अगर हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग लेके समझ लें, उसको भी ध्यान में रखेंगे कि 30 डिग्री अगर हमें दिया है, इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखेंगे। 30 एक एग्जांपल हमने लिया है, कोई भी एक समथिंग एक्स डिग्री दिया हुआ है तो उसको पाई बाई अगर हम लोग 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेन एंगल रेडियन का जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है या सिंबल है वो आरएडी है। एंड एक सॉलिड एंगल होता है जो कोन या कैप्स में या कोई भी 3D जगह पे कोई एंगल अगर सब्स्टिट्यूट होता है सॉलिड एंगल तो उसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं एंड उसका जो सिंबल है वो ऐसा। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है उनकी अपनी एक डेफिनेशन होती है, जिसके बारे में हम लोग को बात करने की कोई एज सच नीड नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे जो डिपेंडिंग अपॉन की उनकी किस तरह की नीड है, कहाँ पे किसकी, वो वहाँ पे यूज होती है। तो उसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है जो हमें याद रहना चाहिए थ्रू आउट और 11th एंड 12th। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, इन्हें प्रैक्टिकल इसलिए भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जनरली किसी भी तरह के रियल टाइम मेजरमेंट में, जैसे अगर हम लोग एटम्स को मेजर कर रहे हैं या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं या हम लोग किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो उनमें ये बहुत यूज होती है। तो उसमें से पहली एक है यूनिट, ये स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करती है, स्मॉल डिस्टेंसेस को।
तो इसमें है फर्मी, ये न्यूक्लियर साइजेस को मेजर करती है, न्यूक्लियर साइजेस। और ये है 1 फर्मी जो है वो हमारी होती है 1 FM लिखते हैं, विच इज 10 to the power -15 मीटर। वी हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा एंगस्ट्रॉम। 1 angstrom or angstrom, however you pronounce it, is 10 to the power -10 meter. The nanometer, 1 nm or nanometer is 10 to the power -9 meter. Then micron, so 1 mu meter, micron को mu meter कह सकते हैं, it's 10 to the power -6. ओके, इन सब के अलावा कुछ प्रीफिक्सेस और पावर्स ऑफ 10 हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ 10 जो हमें थ्रू आउट हमारे कोर्स में रिक्वायरमेंट होगी, पावर्स ऑफ 10 और उनका प्रीफिक्स क्या रहेगा, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल मल्टीपल हम लोग यहाँ पे लिख लें एंड उसका प्रीफिक्स क्या रहेगा, और अगर कभी सिंबल की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो सिंबल क्या रहेगा, देख लेते हैं। तो मल्टीपल अगर 10 to the power 1 है, जस्ट दैट, तो हम लोग उसके आगे डेका लगा सकते हैं और DA उसका सिंबल बन सकता है। इसी तरीके से अगर 10 to the power 2 है तो उसमें हेक्टो टर्म यूज हो सकता है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है उस पर अभी मैं मार्क भी कर दूंगा। 10 to the power 3 किलो है, उसके लिए हम लोग के यूज़ करते हैं। अब ये किलोग्राम सबसे कॉमन है यूज़ करने का, मगर ये नहीं सोचना है कि सिर्फ किलोग्राम में, किलोमीटर भी है और उस तरह के और भी किलोज टर्म में आ जाएंगे। तो उनमें हाईलाइट में पहला ये कर दूं कि हाँ 10 to the power 3 वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वो याद होगा भी। 10 to the power 6 भी इंपॉर्टेंट है। 10 to the power 6 हमारा मेगा है, जिसके लिए कैपिटल M है, ये बहुत यूज़ होता है, और अगर कैपिटल M लगाए तो वो मेगा है 10 to the power 6। 10 to the power 9 इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ध्यान में रख सकते हैं, गीगा है, कैपिटल G से रिप्रेजेंट होता है। देन 10 to the power 12 है, टेरा, वी कैन राइट इट कैपिटल T, एंड इसके आगे पेटा एग्जा है, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। अब कुछ हम लोग प्रीफिक्सेस सिंबल को फिर से देख लेते हैं, लेकिन इस बार नेगेटिव पावर में। ओके, तो हम लोग फिर से इनको देख लेंगे, लेकिन इस बार नेगेटिव पावर के साथ। तो अगर 10 to the power -1 है तो जिस तरह से डेका आया था इस बार डेसी आएगा, और उसको हम लोग डी लिखेंगे। 10 to the power -2 में सेंटी, सी लिखते हैं। 10 to the power -3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिली, एंड इट्स रिटन M। 10 to the power 3 को ध्यान में रखना है, मिली। 10 to the power 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो, इसमें म्यू का सिंबल लगेगा। देन नैनो अगेन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 to the power -9 इज नैनो, वी कैन राइट सिंपली N। इस नेगेटिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस रहेंगे। -12 पीको, इसका भी ध्यान रखना ही है, तो इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। देन 10 to the power -15 फेम2, इसको F से लिखेंगे। 10 to the power -18 एटो होता है, उसको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इतने जितने मार्क्स हैं ना, इनको बहुत ध्यान रखना है, और ऑफकोर्स इसमें इन दोनों को बहुत ध्यान रखना है। या सारे हो जाएं तो और अच्छा है।